चैप्टर 16। शाम को जब राहत रुद्र से मिलने उसके कक्ष में पहुंची, वहां स्वर्णा को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। रुद्र इतना सब होने के बाद भी इस लोमड़ी के साथ खेल रहा है। राहत को देखते ही रुद्र उससे आकर लिपट गया। राहत ने उसका सिर थपथपाया और स्वर्णा को देखा, जिसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। नाक चढ़ाते हुए वो भाग गई। दरअसल उसे रुद्र के साथ खेलने में मजा आता था, इसलिए ही वो यहाँ आई थी। लेकिन रुद्र बिल्कुल बदल चुका था। जब से वो आई थी रुद्र उसे घूरे जा रहा था। स्वर्णा को यकीन था जरूर इस महारानी ने ही रुद्र के कान भरे होंगे। माँ, हमें वो लोमड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी वजह से हमारा पपी मर गया। वहीं उस दिन हमारे साथ खेलने आई थी, लेकिन जब हमारा पपी मारा जा रहा था तब वो चुपचाप महाराज की गोद में बैठी रही। वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। महाराज हमसे ज्यादा उससे प्यार क्यों करते हैं माँ? उसने हमारे पिता को हमसे छीन लिया। रुद्र की आंखें गुस्से में लाल हो गई। हम कैसे बताएं कि आपको आपके पिता इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आपकी माँ से ही वो प्यार नहीं करते, राहत ने मन ही मन सोचा। कहानी के मुताबिक स्वर्णा के साथ जो समरवीर का बेटा हुआ था उससे तो वो बहुत प्यार करता था, उस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और रुद्र, क्योंकि वो महारानी वसुंधरा की निशानी है, इसलिए उसे मरवा दिया। राहत रुद्र का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उसे अपने सामने बिठाया। रुद्र, हमने आपसे पहले भी कहा था, अपने पिता से प्यार की उम्मीद कभी मत करना। रुद्र ने सिर झुका लिया। अच्छा, हमें एक बात बताइए, एक राजा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी प्रजा, रुद्र एकदम से बोला। बिल्कुल सही कहा आपने, राजा के लिए सबसे जरूरी है उसकी प्रजा। क्या आप राजा बनना चाहते हैं रुद्र? हाँ, मैं बनूंगा राजा और आपकी रक्षा करूंगा। सिर्फ हमारी नहीं, इस पूरे राज्य की रक्षा करना। और रही बात स्वर्णा की, तो अपना दिमाग लगाइए और उसे ऐसे तंग करिए कि आपका नाम भी ना आए। समझ गया माँ? राहत रुद्र को राजा बनाना चाहती थी और इसके लिए उसे शूरवीर राजाओं की कहानियां भी सुनाती थी। तभी उसे एक दिन खबर मिली कि उसके मायके में संदिग्ध चीजें मिली थी, जिन्हें उसके पिता ने जला दिया बिना किसी को बताए। उन्होंने उसे भी सावधान रहने के लिए कहा था। राहत समझ गई, यही वो झूठा पत्र होगा जो समरवीर ने रखवाया होगा उसके पिता पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उन्हें मरवाने के लिए। और दूसरी चौंकाने वाली खबर थी कि समरवीर जोरों शोरों से किसी महान तांत्रिक की तलाश कर रहा था। उसके मंत्री उसे समझा कर थक गए थे कि तांत्रिक बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन समरवीर किसी की नहीं सुन रहा था। राहत समझ गई, समरवीर तांत्रिक की मदद से स्वर्णा को इंसान बनाना चाहता है। कहानी की टाइमलाइन के हिसाब से अब तक स्वर्णा इंसान बन गई थी, लेकिन क्योंकि उसने वो मरमेड पल नष्ट कर दिया था, स्वर्णा लोमड़ी के शरीर में ही थी। पर कहानी फिर भी अपनी दिशा में बढ़ रही थी। राहत को यकीन था स्वर्णा इंसान बन ही जाएगी। आखिर जब तक हीरो हीरोइन में इलू इलू ना हो तब तक उनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? पर राहत घबराई नहीं, क्योंकि उसका टारगेट स्वर्णा नहीं समरवीर था। स्वर्णा समरवीर के दम पर ही उछलती है। अगर समरवीर ही उसकी रक्षा ना कर पाए तब स्वर्णा कुछ नहीं कर पाएगी। स्वर्णा को नहीं पता था समरवीर उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। समरवीर ने उसे नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। स्वर्णा रोज मजे से महल में शैतानी करती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। जैसे आज जब वो बगीचे में उछल कूद कर रही थी, तभी गोबर से भरी बाल्टी उसके ऊपर गिर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाल्टी के अंदर ही फंस गई। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकली, देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। चैप्टर 17। स्वर्णा पर गोबर गिर गया था, लेकिन आसपास देखा तो कोई नहीं था। स्वर्णा मुंह बनाते हुए समरवीर के कक्ष में गई और उसके ऊपर कूद गई। समरवीर गोबर की बदबू बर्दाश्त करते हुए उसे लेकर नहाने चला गया। लेकिन एक बार तक तो ठीक था, अब रोज उसके साथ ऐसा होने लगा। समरवीर को गुस्सा आ गया। उसने सैनिकों को पता लगाने का आदेश दिया कि कौन ऐसी जुर्रत कर रहा है।
जब राहत को ये बात पता चली उसने तुरंत रुद्र और तेज को रोक दिया। अगर वो दोनों ऐसे ही करते रहे समरवीर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और एक दिन पता नहीं कैसे रानी रूपरेखा जो कारावास में थी वो वहां से निकल गई और उनके हाथ स्वर्णा लग गई और उन्होंने स्वर्णा का पेट चाकू से गोद डाला। जैसे ही समरवीर को खबर मिली वो पगलाया हुआ सा वहां आया। रूपरेखा अभी भी स्वर्णा के पेट पर चाकू मार थी। समरवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना सोचे समझे पास खड़े पहरेदार की तलवार खींची और रूपरेखा का सिर उड़ा दिया। फिर स्वर्णा को उठाकर अपने महल की ओर भागा। स्वर्णा खून से लथपथ हो गई थी। वैद्य जी ने कहा दिया कि वो अब नहीं बच सकती, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ये सुनते ही समरवीर जैसे होश खो बैठा। उसके मुंह से भी खून निकल आया और उसने उस वैद्य को भी मरवा दिया। उसका आदेश था कैसे भी करके उसकी स्वर्णा को बचाना है, नहीं तो सब जान से जाएंगे। पहले वाले वैद्य का हाल देखकर बाकी के वैद्य बिना कुछ कहे स्वर्णा की मलहम पट्टी करने में लग गए। तभी तांत्रिक महल में आया और उसने कहा कि यही सही समय है स्वर्णा को इंसान बनाने का। समरवीर तांत्रिक के साथ अपने महल में बंद हो गया। किसी को खबर नहीं थी आखिर अंदर चल क्या रहा है, सिवाय राहत के जो समझ गई थी स्वर्णा इंसान बनने वाली है। चैप्टर 18। समरवीर को 1 महीना हो गया था अपने महल में बंद हुए। ना वो दरबार में जाता था, ना प्रजा की समस्याओं का हल हो रहा था। सारे मंत्री परेशान हो चुके थे, लेकिन समरवीर राजा था तो कुछ कह भी नहीं सकते थे। माँ महाराज इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। प्रजा में हाहाकार मचा है, पर महाराज है कि गायब हो गए हैं। उन्हें प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। रुद्र राहत के पास आकर शिकायत करते हुए बोला। राहत मुस्कुरा उठी। हमारे बेटे को प्रजा की चिंता हो रही है माँ, हम गंभीर है। अच्छा बाबा ठीक है, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उस रात समरवीर का मुख्य सेवक महारानी वसुंधरा के लिए संदेश लाया। महारानी आपके लिए जरूरी खबर है। राहत ने सेवक को सोने के सिक्कों का थैला दिया और वो सिर झुकाकर चला गया। सुनैना रानी सोनाली को बुलाकर लाओ। जी महारानी। महारानी आपने हमें बुलाया था, रानी सोनाली अंदर आते हुए बोली। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। ये देखकर राहत ने हल्की नाराजगी जताई। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? कितनी कमजोर हो गई है आप। हमें तो आज नहीं तो कल मरना ही है, हम तो सिर्फ बदले के लिए जी रहे हैं। एक आदमी के लिए आप अपनी जिंदगी खत्म करने को तैयार हैं? आदमी के लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए। राहत ने फिर कुछ नहीं कहा और उन्हें अपने साथ समरवीर के महल की ओर ले गई। दोनों खिड़की के बाहर खड़ी थी और अंदर से समरवीर और एक लड़की की आवाजें आ रही थी। स्वर्णा, आपको पाकर हमें पूरी दुनिया मिल गई है। क्या मैं सच में इंसान बन गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ स्वर्णा, आप इंसान बन गई है और अब हम। तुमने मुझे किस क्यों किया? आप अभी भी नहीं समझी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। इसके बाद समरवीर की प्यार से भरी मीठी मीठी बातें और स्वर्णा की सिसकियों की आवाजें आने लगी। जो राहत को जानना था वो जान चुकी थी, इसलिए वो सोनाली का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। रानी सोनाली तो गहरे सदमे में थी, उनका पीला चेहरा और सफेद पड़ गया था। तो राजा की जिंदगी में सच में कोई दूसरी औरत है, लेकिन कौन है ये और कहां से आई? हमेशा से हमारे सामने ही थी, राहत ने कहा तो रानी सोनाली के दिमाग में जैसे भूकंप आ गया, पैरों के तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये संभव नहीं है, वो लोमड़ी, ये लड़की नहीं। सब कुछ संभव है, 1 महीने से वो तांत्रिक यहीं तो कर रहा था, राहत ने शांत आवाज में कहा। रानी सोनाली की आंखें नफरत से लाल हो गई। चैप्टर 19। स्वर्णा इंसान बन चुकी थी, लेकिन अभी तक समरवीर ने उसे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलने दिया था, जिससे राहत कंफ्यूज हो गई। क्या समरवीर जिंदगी भर स्वर्णा को अपने महल में कैद करके रखना चाहता है? लेकिन स्वर्णा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर चल क्या रहा है?
और इसका जवाब उसे कुछ ही दिनों में मिल गया जब बगीचे की झाड़ियों में एक लोमड़ी की लाश मिली। समरवीर बदहवास सा भागता हुआ आया और लोमड़ी की लाश देखकर गुस्से में चिल्लाने लगा, किसने हमारी स्वर्णा को मारा? कौन है वो? राहत ने आंखें घुमाई। अगर ये वाकई स्वर्णा होती तो तुम यहाँ ये ड्रामा करने की हालत में नहीं होते। क्योंकि स्वर्णा के फर बहुत खूबसूरत सुनहरे रंग के थे, ऐसी सेम लोमड़ी मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए इस लोमड़ी की खाल निकाल दी गई थी। समरवीर वाकई बहुत ही क्रूर है। स्वर्णा को नहीं पहचान देने के लिए उसने लोमड़ी के मरने का इतना बड़ा नाटक भी रच डाला। समरवीर ने स्वर्णा के लिए सोने और हीरे मोती का ताबूत बनवाया और उसे दफना दिया। समरवीर के रोम रोम से खुशी फूट रही थी, लेकिन फिर भी वो रोने का, दुखी होने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर राहत को घिन आ रही थी। महारानी वसुंधरा, आप हमारी स्वर्णा के हत्यारे का पता लगाइए, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। समरवीर जबड़े भींच कर बोला। जी महाराज, हम उस अपराधी को खोज कर रहेंगे। महल की सभी रानियां लोमड़ी के मरने की खबर से इतनी खुश थी कि बस पटाखे फोड़ने की कमी थी। वहीं रानी सोनाली गुस्से में कांप रही थी। महाराज, करना क्या चाहते हैं? आप अच्छे से जानती है, हमसे क्यों पूछ रही है? राहत ने बेपरवाही से कहा, फिर सीरियस होकर बोली, अभी भी समय है, हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। पर वो हमारे पति है, रानी सोनाली सहमते हुए बोली। उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि इस ज़माने में बिना पति के औरत का कोई अस्तित्व नहीं था। पति? राहत हंसने लगी, कैसा पति? जो हम सबको अपनी पत्नी नहीं मानता, वो कैसे हमारा पति हो सकता है? कब तक हम उस पुरानी सोच में जीते रहेंगे और इस जहरीले रिश्ते को ढोते रहेंगे जो एक दिन हमें ही निगल जाएगा? अगर आपको हमारा साथ नहीं देना तो मत दीजिए और इंतजार कीजिए। अपने साथ साथ इस महल की सभी औरतों की मौत का बहुत जल्द स्वर्णा रानी बनकर इस पूरे राजमहल में कब्जा कर लेगी, तब हमारी लाश दफनाने के लिए भी यहाँ जगह नहीं होगी। रानी सोनाली की मुट्ठियां कस गई। राहत ने उन्हें कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। जागिए रानी सोनाली, जागिए, एक औरत क्या नहीं कर सकती? अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है महारानी, हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहेंगी हम करेंगे। हम अभी अपने पिताजी को पत्र भेजते हैं। राहत ने सिर हिलाया। रानी सोनाली के परिवार के पास बहुत ताकत थी। अगर उसके पिता के साथ रानी सोनाली के पिता भी मिल जाए तो दरबार के सभी मंत्रियों को अपनी साइड कर लेंगे और फिर होगा समरवीर पर पहला और अंतिम प्रहार, जिससे उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। चैप्टर 20। अगले कुछ दिनों बाद एक दिन समरवीर महारानी वसुंधरा के महल में आया। महारानी वसुंधरा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हम अपनी प्रजा की जीवन शैली देखना चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा। राहत मन ही मन मुस्कुराई। प्रजा के नाम पर भी झूठ जरूर, ये स्वर्णा के साथ हनीमून पर जा रहा होगा। हम भी आपके साथ चले महाराज? नहीं नहीं, हमारा तात्पर्य है हम शीघ्र ही लौट आएंगे, आप महल का ध्यान रखिए। जी महाराज। अगले ही दिन समरवीर सेना के साथ निकल गया। राहत ने देखा एक सैनिक, और सभी सैनिकों से छोटा नाजुक सा था। उसके नैन नक्श भी तीखे थे, आंखों में चमक थी। समरवीर एकदम से उस सैनिक के सामने खड़ा हो गया। हम चलते हैं, महल का ध्यान रखिएगा। जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। अंदर से राहत इस बेशर्म राजा को कोस रही थी। महारानी को तो इसने अपने राजमहल की नौकरानी समझ रखा है। मतलब तुम जाओ अपनी मिस्ट्रेस के साथ हनीमून मनाने और पत्नी घर की देखभाल करे। भक्का रथ को जाता देख रानी सोनाली धीरे से बोली, वो सैनिक के वेश में स्वर्णा थी ना? चालाक लोमड़ी, हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये लोमड़ी से इंसान बन गई। अगले 1 महीने तक समरवीर हनीमून पर था। अपनी पत्नी, बच्चा, राज्य, हर जिम्मेदारी से कोसों दूर। राहत ने भी इस समय का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने रुद्र के लिए एक गुरुजी को बुलाया जो उसे राजा बनने की शिक्षा दे सके। समरवीर के रहते तो ये नामुमकिन था।
अब वो समय दूर नहीं था जब समरवीर का खेल खत्म होने वाला था। इसलिए राहत रुद्र को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रही थी। 1 महीने बाद आखिरकार समरवीर आया और वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें जो ऐसा लगता था बोलती है, लाल होंठ, छोटी सी नाक, चेहरे पर चंचलता। बिना कोई मेकअप के ही उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत छाई हुई थी। ये कौन है महाराज? राहत ने सवाल किया। ये नंदिनी है, हमें एक गांव में मिली और हमें इनसे प्रेम हो गया, समरवीर ने प्यार से स्वर्णा उफ नंदिनी को देखते हुए कहा। राहत अब समरवीर का प्लेन समझी। समरवीर ने जानबूझकर लोमड़ी की पहचान खत्म कर दी स्वर्णा को नंदिनी की पहचान देने के लिए। स्वर्णा को पाने के लिए काफी मेहनत की है तुमने समरवीर, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या तुम्हारी स्वर्णा भी तुमसे हमेशा इतना प्यार कर पाएगी? हम अभी नंदिनी के लिए रहने का इंतजाम करवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं समर के साथ ही रहूंगी, नंदिनी एरोगेंट तरीके से राहत को देखकर बोली और फिर गुस्से और शिकायती लहजे में समरवीर को घूरने लगी। इससे अच्छा तो वो बाहर ही थी। इस आदमी की इतनी सारी पत्नियां हैं, इन्हें देखकर ही मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। पता नहीं ये सब औरतें कैसे एक दूसरे को झेलती है। सब नाटक है इनका, असलियत में तो हर कोई प्यार में स्वार्थी होता है। मैं कम से कम इन सब की तरह दोगली तो नहीं हूँ। क्योंकि स्वर्णा अब इंसान बन चुकी थी, वो समरवीर को लेकर और ज्यादा पोसेसिव हो गई थी। उसने अपना दिल और जिस्म दोनों इस आदमी को सौंप दिया था और वो भी समरवीर पर अपना एकमात्र अधिकार चाहती थी। स्वर्णा को गुस्से में देख समरवीर घबराकर मासूम चेहरा बनाकर उसे देखने लगा और राहत उन दोनों को कोसने लगी। अगर हनीमून से जी नहीं भरा तो अपने बेडरूम में जाओ ना, यहाँ रहकर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो इडियट्स। चैप्टर 21। नंदिनी सही कह रही है, हम इनके रहने की व्यवस्था खुद करेंगे। समरवीर ने स्वर्णा का हाथ पकड़ा और चला गया। जाते जाते स्वर्णा ने पीछे मुड़कर महारानी वसुंधरा को जीभ चिढ़ाई, जैसे कह रही हो तेरा पति मेरा गुलाम है। बाहर निकलकर समरवीर प्यार से स्वर्णा की नाक खींचकर बोला, आप बहुत नटखट होती जा रही है। वो इस समय महारानी है, आपको उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। स्वर्णा ने गुस्से में समरवीर की ठोड़ी पर काट लिया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर मेरे सिवा किसी और को देखा भी ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और कोई हैंडसम आदमी ढूंढ लूंगी। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही तो आप सिर्फ हमारी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई और आया हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। समरवीर ने स्वर्णा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, स्वर्णा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, हालांकि अंदर से वो बहुत खुश थी। वो भी समरवीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आखिर इस दुनिया में समरवीर सबसे ज्यादा हैंडसम और ताकतवर था, ऐसा दूसरा लड़का कहाँ मिलेगा उसे? तो किसकी के आप? हम्मा। समरवीर उसके होठों पर अंगूठा फिराकर बोला। स्वर्णा उसे अपनी दहकती नजरों से देखने लगी, जिससे समरवीर होश खो बैठा। उसने स्वर्णा को गोद में उठाया और अपने बेडरूम में ले गया। कुछ समय बाद स्वर्णा और समरवीर बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में थे। स्वर्णा समरवीर के सीने पर उंगलियां घुमाई रही थी। समर, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां हैं, और खासकर वो महारानी वसुंधरा आए हेट हर, मुझे बहुत बुरी लगती है वो। समरवीर स्वर्णा की उंगलियों को चूमने लगा। बस थोड़ा इंतजार करो, मैंने महारानी को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया है। हमारी महारानी तो सिर्फ आप ही बनेंगी। रानी सोनाली राहत के पास आई और उत्तेजित होकर बोली, महारानी वसुंधरा, हमने सुना है महाराज किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं, यानी वो लोमड़ी अब पूरे हक से यहाँ रहेगी। हमने तो पहले ही कहा था। राहत ने उन्हें बैठने का इशारा किया। हम अपने षड्यंत्र को कब अंजाम देंगे? हमसे और इंतजार नहीं होता, हमें उस लोमड़ी से अपने बच्चे की मौत का बदला लेना है। जल्द ही वो वक्त आने वाला है।
जल्द ही पूरे राज्य में खबर फैल गई कि महाराज एक लड़की को लाए हैं और वो बहुत ही खूबसूरत है। सभी रानियां तो गुस्से में पागल ही हो गई। पहले वो लोमड़ी और अब ये लड़की। आखिर चल क्या रहा है। शादीशुदा होते हुए भी वो विधवा जैसा जीवन जी रही थी। स्वरा समरवीर के महल में ही रह रही थी और सुनकर सभी रानियां और ज्यादा जलने लगी, क्योंकि महाराज किसी भी रानी को एक दिन भी अपने महल में नहीं रुकने देते थे। अब तो समरवीर का हर पल सिर्फ स्वर्णा के साथ गुजर रहा था। बस दरबार के समय वो अलग होते, बाकी तो वो स्वर्णा से चिपका रहता। वो स्वर्णा के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे स्वर्णा के सिवा ना कुछ दिखाई देता था ना सुनाई। स्वर्णा भी समरवीर के लिए स्पेशली कहकर मॉडर्न रिवीलिंग ड्रेस बनवाती थी और उसके सामने पहनकर सेक्सी डांस करती थी, जिससे समरवीर उसका और दीवाना हो जाता। उसे तो लग रहा था जैसे आज तक उसने जिंदगी जी ही नहीं थी। अभी तक स्वर्णा को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला था, जिससे राहत को यकीन हो गया था समरवीर सीधे स्वर्णा को महारानी बनाना चाहता है, यानी उसके परिवार को जल्द से जल्द खत्म करने वाला है। वहीं समरवीर के सामने भले ही मंत्री और पहरेदार स्वर्णा को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उनकी नजरों में वो एक गिरी हुई निहायती बेशर्म और बदतमीज लड़की थी जो बिना शादी किए ही एक मर्द के साथ रह रही थी। ये तो अवैध संबंध हुआ ना। पर सब जानने के बाद भी स्वर्णा को घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसके मुताबिक ये लोग पुरानी दकियानूसी सोच के हैं। वो और समर एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी डेटिंग स्टेज में है। उनके प्यार से औरों को क्यों मिर्ची लग रही है। इसी बीच सुनैना ने राहत को खबर दी कि राजा के महल के पास ही निर्माण कार्य चल रहा है। स्वर्णा के लिए घर पहले तो मजदूरों ने मना कर दिया और पंडित जी ने भी कहा कि ये वास्तु के खिलाफ है, लेकिन समरवीर ने किसी की नहीं सुनी। वो घर स्वर्णा के दिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से बन रहा था। राहत ने याद किया, कहानी में अब तक महारानी वसुंधरा के मायके वालों को मरवा दिया गया था, लेकिन इस बार उसकी वजह से हर चीज में देरी हो गई थी और शायद समरवीर भी स्वर्णा के प्यार में सब कुछ भूला बैठा था। लेकिन तलवार सिर पर लटकी हुई थी। इससे पहले समरवीर वार करे, उसे ऐसा वार करना होगा कि समरवीर को संभलने का मौका भी ना मिले। जल्द ही घर बनकर तैयार हो गया। जब समरवीर ने देखा उसे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जब स्वर्णा बोली ये उनका लव नेस्ट है, यानी उनका अपना घर, समरवीर को वो जगह पूरे महल से भी खूबसूरत लगने लगी। स्वर्णा ने रानियों को नीचा दिखाने के लिए इस नए घर में वेलकम पार्टी रखी और उन सबको बुलाया। समरवीर को डर था अगर रानियां नहीं आई तो स्वर्णा की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी रानियों का जाना अनिवार्य है। जब राहत ने वो घर देखा उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो एक वाइट कलर का विला था, लेकिन इतने खूबसूरत महल के बीचों बीच बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। जहां महल गोल्डन कलर का था, सोने की परत चढ़ी हुई थी, वहां ये सफेद रंग का विला आंखों को चुभने वाला लग रहा था, जिसने पूरे महल का डिजाइन बिगाड़ कर रख दिया था। पार्टी के नाम पर स्वर्णा ने बारबेक्यू रखा था। रानियों ने जब काला पीला मसालेदार खाना देखा उनके एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उन्होंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि स्वर्णा बड़े शौक से खा रही थी और मन ही मन उन सब पर हंस रही थी। बेवकूफ औरतें, बिल्कुल आदिवासी टाइप है। राहत सब कुछ देख रही थी और सोचने पर मजबूर थी कि स्वर्णा मॉडर्न दुनिया में कैसी फैमिली से बिलोंग करती होगी, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक सभ्य नहीं थी। ना उसमें कोई क्लास थी, ना बोलने की तमीज, ना दूसरों के प्रति इज्जत, ना दूसरों के कल्चर का सम्मान। वो खुद को ही दुनिया की महारानी समझ रही थी, जैसे उसके अलावा बाकी सब चींटी बराबर है। रानियां निराश होकर वापस चली गई। उन्हें उम्मीद थी समरवीर देखने को मिल जाएगा, पर वो आया ही नहीं। उनके एक्सप्रेशन देखकर स्वर्णा को बहुत सुकून मिला। उसने पहले ही समर से कह दिया था कि इन औरतों के जाने से पहले यहाँ ना आए। समरवीर की पावर के दम पर स्वर्णा ने महल को अपने खेलने की जगह बना ली थी।
लोगों को वो अपने मनोरंजन की कठपुतली समझने लगी। रानियों को उसने जुआ खेलना सिखाया जिससे रानियों का भी टाइम पास होने लगा। लेकिन स्वर्णा तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करती थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। समर बेबी, वो रानी ना मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। हम उन्हें 1 महीने के लिए कारागार में डलवा देंगे। समर बेबी, वो पहरेदार मुझे दूसरी औरत बोल रहा था। हम उसकी जुबान निकाल देंगे। अब पूरा राजमहल तंग आ चुका था। सिर्फ राजा के डर से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। चैप्टर 22। आज की रात बहुत बड़ा तूफान आया था। मूसलाधार बारिश के साथ बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे पास ही में बिजली गिरी हो। पूरा महल कांप उठा। कुछ देर में बाहर से आवाजें आने लगी। आग लग गई, आग। राहत ने रुद्र का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए बोली, आप तैयार हैं ना रुद्र? आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं माँ, हमें डर नहीं लग रहा, रुद्र ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। राहत और रुद्र के ऊपर दासियों ने छाता ले रखा था। राहत ने देखा सामने स्वर्णा का नया नया घर धू धू कर जल रहा है। समरवीर और स्वर्णा समरवीर के महल के बाहर खड़े ये सब देख रहे थे। स्वर्णा तो खून के आंसू रो रही थी। इस अनजान दुनिया में आकर पहली बार अपना घर बनाया और उसी पर बिजली गिरी थी। व्हाट द हेल। हालांकि सैनिक आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो आग चमत्कारी ढंग से बुझ ही नहीं रही थी, बल्कि लपटें और ऊंची दहकने लगी जैसे आसमान छू रही हो। राहत रुद्र का हाथ पकड़े समरवीर के पास आई। महाराज की जय हो। समरवीर चिढ़ते हुए बोला, आप बच्चे को लेकर इतनी रात में बाहर क्यों घूम रही है? रुद्र को आपकी चिंता हो रही थी, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तब समरवीर को एहसास हुआ अगर आज वो स्वर्णा के विला में होते तो अब तक जलकर राख हो चुके होते। ये सोचकर समरवीर की पकड़ स्वर्णा पर कस गई। आप चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ। राहत की बोलती बंद हो गई। बेशर्म इंसान, कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारी बीवी और बेटा सामने खड़े हैं फिर भी। रुद्र तो बस ठंडी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आकर घुटनों के बल गिर गया। महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। समरवीर की भौहें तन गई। ज्योतिषाचार्य जी, आप इस तरह महल में कैसे आ सकते हैं? हमें आना पड़ा महाराज, बात ही इतनी बड़ी है। ये बिजली, आज का तूफान हमारे इष्ट देव के क्रोध का संकेत है। समरवीर के कुछ बोलने से पहले ही और लोग भी भीगते हुए अंदर आए और समरवीर के सामने घुटनों के बल गिर गए। वो सभी उसके मंत्री थे। समरवीर की आंखें सर्द हो गई और वो गुस्से में चिल्लाया, बिना बुलाए आप सबकी हमारे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार कहाँ है? सब मर गए क्या? मंत्री वृजांगपाल, जो रानी सोनाली के पिता भी थे, वो समरवीर को जवाब देते हुए बोले, महाराज, जब बात इस राज्य की प्रजा की हो तो हम कोई भी दंड झेलने को तैयार हैं। राहत ने सभी मंत्रीगणों की ओर देखा। आज की रात उनकी हार या जीत का ही नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु का फैसला करेगी। जब समरवीर ने अपने सभी मंत्रियों को इस तरह देखा, उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो खुद को शांत करते हुए कड़क आवाज में बोला, जो भी बात है कल दरबार में होगी, अभी आप सभी यहाँ से प्रस्थान करें। महाराज, जब बात हमारी प्रजा की है तो सुन लीजिए ना, राहत बोली। समरवीर उस पर भड़क गया। आप चुप रहिए, औरतें कब से राज्य के फैसलों में बोलने लगी। स्वर्णा ने समरवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, समर चलो ना यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को नाम से बुलाने की? एक मंत्री उठकर स्वर्णा पर जोर से चिल्लाया। स्वर्णा सहम गई और समरवीर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने आज तक अपनी स्वर्णा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और इस बुढ़े ने चिल्लाने की हिम्मत की। आप सब क्या विद्रोह करना चाहते हैं? समरवीर ने ठंडी आवाज में कहा।
उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां जो कमर के पीछे थी वो कसी हुई थी। वो भले ही खुद को मजबूत दिखा रहा था लेकिन आंखों की गहराइयों में डर था। राहत ने गहरी सांस ली। ये आदमी सच में स्वर्णा से प्यार करता है, लेकिन क्या स्वर्णा भी उससे प्यार करती है? अगर हाँ तो क्यों अब तक उसने उसकी परेशानियों को नहीं समझा? क्यों उसके लिए सिर्फ बोझ बनती रही? देखते हैं कब तक समरवीर स्वर्णा को बचाएगा। नहीं महाराज, हम विद्रोह नहीं करना चाहते। हम तो यहाँ ये बताने आए हैं कि इस राज्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है। हमने आपकी कुंडली देखा और पाया कि आपकी जीवन रेखा कम होती जा रही है और आपके पास एक दानव का साया है जो आपकी प्राण शक्ति खींच रहा है। ज्योतिषाचार्य बोला। बकवास है ये सब, समरवीर चींखा। स्वर्णा घबरा गई। दानव कहीं ये लोग मेरी बात तो नहीं कर रहे? लेकिन मैं तो इंसान हूँ, दानव नहीं। आपका काम मौसम की भविष्यवाणी करना है, अंधविश्वास फैलाना नहीं। जाकर अपना काम कीजिए, हमारे पास कोई दानव नहीं है। समरवीर गुस्से में बोला। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आपकी जीवन रेखा बहुत हल्की होती जा रही है। अगर इस दानव का अंत नहीं हुआ तो वो आपको खत्म कर देगा और आपका जीवन इस राज्य की सुख समृद्धि से जुड़ा है महाराज। ज्योतिषाचार्य बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। स्वर्णा घबराकर समरवीर के पीछे छिप गई। महाराज, जब ज्योतिषाचार्य जी इतने विश्वास से कह रहे थे तो हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। उन्हें देखने दीजिए, क्या वाकई आपके पास किसी दानव का साया है या नहीं? राहत बोली। अपनी जुबान बंद रखो, समरवीर जोर से चिल्लाया। राहत चुप हो गई। रुद्र गुस्से में आगे बढ़ा लेकिन राहत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। महाराज, आप महारानी पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? वो आपके भले के लिए ही बोल रही है। महारानी वसुंधरा के पिता ने नाराजगी जताई। समरवीर को इतना गुस्सा आया कि उसका शरीर कांप उठा। ये सब मिलकर उसे पागल साबित करना चाहते हैं। महाराज, इस वक्त सबसे जरूरी है उस दानव का पता लगाना। तूफान आया, बिजली गिरी, लेकिन पूरा राजमहल छोड़कर सिर्फ इसी घर पर क्यों गिरी? महाराज, आपके साथ खड़ी ये लड़की ही वो दानव है। दानव है ये। आप पर इसने काला जादू किया है। इसने जानवर से इंसान का रूप लिया है। ये हमारे राज्य के लिए काल बनकर आई है। वृजांगपाल ने स्वर्णा की ओर उंगली दिखाई। समरवीर लगभग गुस्से में बेहोशी हो गया। उसकी सारी नसें तन गई। उसने सब कुछ इतनी सावधानी से किया था, फिर इन लोगों को कैसे पता चला स्वर्णा पहले लोमड़ी थी? चैप्टर 23। इन लोगों को स्वर्णा के लोमड़ी से इंसान बनने का राज कैसे पता चला? ये सोचकर समरवीर का दिमाग घूमने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और जबड़ा कस गया। ये क्या सुन रहे हैं हम महाराज? आपने तो कहा था ये आपको एक गांव में मिली थी, लेकिन ये तो दानव निकली। आप जल्दी से इससे दूर हो जाइए। राहत आंखें बड़ी करके बोली। खबरदार, जो नंदिनी के खिलाफ एक भी शब्द बोला वो कोई दानव नहीं है। समरवीर राहत पर चिल्लाया और फिर अपने चारों ओर देखा। रानी वसुंधरा रुद्र को लिए उन्हें अविश्वास से देख रही थी। उसके सारे विश्वसनीय मंत्री उसके खिलाफ थे। ऐसा लग रहा था सारी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी है। पीछे स्वर्णा डर से कांप रही थी। महाराज, इस दानव ने सचमुच आपके ऊपर काला जादू किया है। इस दानव ने एक अजन्मे राजकुमार को मार डाला। इसके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। बड़ों का ये आदर नहीं करती, सबको उनके नाम से बुलाती है। महल में इसने अशांति फैला रखी है। इसकी वजह से महाराज दरबार में भी ध्यान नहीं देते, सही गलत नहीं देखते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे राज्य का विनाश निश्चित है। वृजांगपाल बोले और फिर अपना सिर बार बार पटकते हुए कहने लगे। इस राज्य की शांति के लिए इस दानव का मरना आवश्यक है। हमें इस दानव को मारना होगा। दानव को मारना होगा। दानव को मारना होगा। बाकी सभी मंत्री भी इसी तरह अपना सिर पटकने लगे। स्वर्णा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उन सबको को उंगली दिखाई। पागल बुड्ढो, तुम सब सटिया गए हो। एक भविष्यवाणी के चक्कर में तुम सब मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे अंदर दिमाग है या सिर्फ भूसा भरा है? दानव को मारिए महाराज। वृजांगपाल ने घृणापूर्ण नजरों से स्वर्णा को देखा।
स्वरा बहुत गलत महसूस कर रही थी। वो सिर्फ एक मासूम लड़की है, वो दानव कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ प्यार की तलाश कर रही थी, इसमें वो इस राज्य के लिए दानव कैसे बन गई? उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। समरवीर को इतना गुस्सा आया कि उसके गले तक खून आ गया। उसे डर था कि वो अपनी स्वर्णा को बचा नहीं पाएगा। समरवीर ने खुद को शांत करते हुए उन सबको देखा। नंदिनी स्वर्णा नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है जो साबित कर सके नंदिनी और स्वर्णा एक है? आप सब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कोई जानवर भला इंसान कैसे बन सकता है? सबूत है महाराज, वृजांगपाल के कहते ही एक आदमी वहां आया और उसे देखते ही समरवीर की आंखें फैल गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसका मुख्य सेवक नागेश था। नागेश, जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, अगर तुमने गलत बोला हम इसी समय तुम्हारे प्राण ले लेंगे, समरवीर धमकी भरे अंदाज में बोला। उसकी बातों में छिपा हुआ मतलब नागेश समझ गया था। वो घुटनों के बल गिर गया और सिर झुकाकर बोला, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, अगर हमने झूठ बोला तो हमें नर्क में भी जगह ना मिले। महाराज के साथ जो लड़की है ये वही लोमड़ी है जो महाराज को शिकार के समय मिली थी, जिसका नाम महाराज ने स्वर्णा रखा था। असत्य, तुम झूठ बोल रहे हो, स्वर्णा मर चुकी है, उसकी लाश सबने देखी थी, समरवीर चिल्लाया। वो स्वर्णा नहीं थी, वो एक साधारण लोमड़ी थी जिसे स्वर्णा साबित करने के लिए महाराज ने उसकी खाल निकाल दी थी। धोखेबाज, गद्दार, नमकहराम, तुमने हमसे गद्दारी की, हमें धोखा दिया। समरवीर गुस्से में उबल रहा था। हमने आपसे गद्दारी नहीं की महाराज, हम तो आपको इस लोमड़ी से बचाना चाहते हैं, इस राज्य को बचाना चाहते हैं, और चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। नागेश ने नफरत से स्वर्णा को देखा। स्वर्णा अविश्वास से खुद पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम मुझसे नफरत करते हो? नफरत? हमें तो तुमसे घिन्ना आती है। तुम जैसी निर्लज्ज लड़की हमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। तुमने जानबूझकर रानी रूपरेखा का चेहरा बिगाड़ा, तुम्हारी वजह से वो बेमौत मारी गई। तुम्ही ने जलन के कारण रानी सोनाली का बच्चा मार डाला। तुम्हारे कारण ना जाने कितने ही निर्दोष लोगों की जान गई है। तुमने महाराज को महारानी से भी दूर कर दिया। तुमने राजकुमार रुद्राक्ष के बारे में भी नहीं सोचा। तुम स्वार्थी और खुदगर्ज हो जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम बेशर्म औरत बिना शादी के महाराज के कक्ष में रहती रही, इस राज्य पर काल बनकर नाच रही हो। तुम राक्षसनी ही नहीं डायन भी हो। इतना सब कहकर नागेश की सांसें फूल गई। उसने कब से ये सब अपने सीने में दबाकर रखा था। आज आखिरकार इस लोमड़ी का सच सबके सामने था। स्वर्णा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उससे भी बुरा हाल समरवीर का था, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था उसके टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता उसे ही काट लेगा। पछतावे में समरवीर जल रहा था, क्यों उसने पहले ही रानी वसुंधरा के परिवार को नहीं मार दिया। अगर सैन्य ताकत उसके साथ होती तो वो यहाँ इस हालत में नहीं होता। उसने सोचा था पहले स्वर्णा को इंसान बना दे फिर ये काम करेगा, लेकिन उसकी ये चूक आज उसकी जान पर बनाई थी। नागेश झूठ बोल रहा है, हम नहीं जानते ये क्यों हमें फंसाना चाहता है, समरवीर बोला। महाराज, हम सब समझ नहीं पा रहे आप क्यों अभी तक इस लोमड़ी को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सबूत ही चाहिए तो सबूत है, महारानी वसुंधरा के पिताजी बोले और इशारा किया। उनका इशारा पाते ही काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आया। वो वही तांत्रिक था। समरवीर के एक्सप्रेशन बदल गए। लग रहा था सब तैयारियों के साथ उस पर धावा बोलने आए थे। तांत्रिक सिर झुकाकर बोला, महाराज के साथ जो लड़की खड़ी है ये वही सुनहरी लोमड़ी है जो महाराज अपने साथ लेकर घूमते थे। बकवास है ये सब। कोई जानवर इंसान कैसे बन सकता है? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बना दो किसी जानवर को इंसान, समरवीर गुर्राया। हमारे पास मरमेड पल था, उसे खाकर ही लोमड़ी इंसान बनी थी। राहत की आंखें बड़ी हो गई। मरमेड पल तो एक ही था ना? वाकई किसी ने सही कहा है, कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 24।
समरवीर गुस्से में उबल रहा था। उसने उन सबको उंगली दिखाई और गुर्राया, तुम सब हमसे हमारा सिंहासन छीनना चाहते हो? नहीं महाराज, हम तो आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। इस लोमड़ी के मोह में आप इस राज्य को भूल चुके हैं, यहाँ की प्रजा को भूल चुके हैं। इस तरह तो हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। वृजांगपाल बोले। समरवीर खुद को शांत करते हुए बोला, नंदिनी एक साधारण लड़की है, वो कोई दानव नहीं है, ना उसमें इस राज्य को खत्म करने की ताकत है। उसकी स्वर्णा को किसी चीज का लालच नहीं है, वो तो सिर्फ उससे प्रेम करती है और थोड़ी चंचल है। महाराज, आपके सभी मंत्री आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने वर्षों से इस राज्य की सेवा की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, इस दानव का साथ छोड़ दीजिए। दानव और इंसान एक दुनिया में कभी नहीं रह सकते। राहत ने सिर झुकाकर कहा। दुष्ट औरत, हमें तो यकीन है ये सब तुम्हारा किया हुआ है। सच तो ये है कि तुम नंदिनी से जलती हो। हमें तुम्हारी नियत पर पहले से ही शक था। तुम अपने परिवार के साथ मिलकर हमारा सिंहासन छीनना चाहती हो। समरवीर राहत को नफरत से घूरते हुए बोला। राहत की आंखें बड़ी हो गई और आंखों में आंसू झिलमिला गए, जैसे उसका दिल छलनी हो गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हम पर शक कर रहे हैं? हम पर? राहत ने अपने सीने पर उंगली दिखाई। हमने तो अपना सारा जीवन आपके नाम कर दिया था। स्वर्णा ने गुस्से में महारानी वसुंधरा को उंगली दिखाई। तुम बहुत बुरी हो, समर ठीक कह रहा है। तुम मुझसे जलती हो, लेकिन इसका बदला तुम समर से कैसे निकाल सकती हो? तुम्हारी वजह से समर को कितना सुनना पड़ रहा है। राहत के होंठ सिकुड़ गए। वहाँ दहेल, वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से फंसा है। राहत ने कुछ नहीं कहा, बस रुमाल से अपने नकली आंसू पोंछने लगी। इसमें हमारी माँ की कोई गलती नहीं है। हमारी माँ तो वर्षों से इस राजमहल को संभाल रही है। तुम्हारे आते ही सब कुछ बदल गया। इस राजमहल की शांति भंग हो गई। तुम्हारे अंदर तो बच्चे के जितनी भी तमीज नहीं है। हमारी माँ इस राज्य की महारानी है और तुम उनके सामने शीश भी नहीं झुकाती। एक जानवर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? रुद्र स्वर्णा को नफरत से घूरते हुए बोला। रुद्राक्ष, समरवीर चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अपनी हद में रहो। छोटा सा रुद्र सहम गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। महाराज को अपना पुत्र नहीं चाहिए। उनके पास दानव है, उन्हें हम नहीं चाहिए। राहत रुद्र को चुप कराने लगी। चुप हो जाइए रुद्र। उन दोनों माँ बेटे को रोता बिलखता देख सबके दिल छलनी हो गए। वहीं उन दोनों का ड्रामा देखकर समरवीर गुस्से में पागल ही हो गया। उसने रुद्र के मुंह पर उंगली दिखाई और गुस्से में बोला, तुम भी इन सब में मिले हुए हो। अपने पिता के खिलाफ जाना चाहते हो? नहीं महाराज, हम तो बस इतना चाहते हैं, आप इस लोमड़ी को छोड़कर हमारे पास आ जाइए। हमें आपकी जरूरत है। रुद्र रोते हुए बोला। आखिर तुम्हारी रगों में भी महारानी का रक्त बह रहा है। तुम भी इस सिंहासन के भूखे हो। हमें तो तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। चैप्टर 25। माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था। समरवीर भी चारों तरफ से घिर चुका था। अचानक वो हंसने लगा और सबको घूरते हुए बोला, अब सीधे मुद्दे पर आ जाओ। आखिर तुम सब हमसे चाहते क्या हो? हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, आप इस दानव को मार दीजिए, तभी हमारे राज्य से ये संकट हटेगा। वृजांगपाल बोले। और अगर हम मना करें तो? हम नंदिनी से प्रेम करते हैं। अगर हम अपने प्रेम की रक्षा नहीं कर सकते तो इस राज्य की क्या रक्षा करेंगे? महाराज, आज आपको इस दानव का अंत करना ही होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। एक दूसरा मंत्री बोला। हम तुम्हारी इच्छा अभी पूरा कर देते हैं। समरवीर ने पास खड़े पहरेदार की तलवार खींची और मंत्री के पेट में घुसा दी। खून का फुंवारा छूट गया। सब दंग रह गए। राहत को भी उम्मीद नहीं थी समरवीर सबके सामने किसी को मार देगा। उसने तुरंत वैद्य जी को बुलाने का आदेश दिया। दानव को मार दीजिए महाराज, दानव को मार दीजिए, कहते हुए वो मंत्री मर गया। पहरेदार उनकी बॉडी उठाकर ले गए। समरवीर के हाथ गुस्से में कांप रहे थे।
राहत ने सर्द नजरों से स्वर्णा को देखा, जो छुई मुई की तरह समरवीर के पीछे दुबकी हुई कांप रही थी। ये सब महाराज ने तुम्हारे कारण किया है। अगर तुम महाराज से सच में प्रेम करती हो तो स्वयं ही अपने प्राण ले लो, ताकि महाराज तुम्हारे कारण और पाप ना करें। ऐसा राहत सिर्फ समरवीर के गुस्से की आग में घी डालने के लिए कह रही थी। वो जानती थी स्वर्णा कितनी स्वार्थी है, वो कभी खुद की जान नहीं लेगी। समरवीर ने लाल आंखों से राहत को घूरा। खबरदार नंदिनी, हमारा प्रेम है, हमारे रहते कोई भी उसे नहीं छू सकता। राहत ने आहत नजरों से उसे देखा। वृजांगपाल अपना सीने पीटने लगे। हमें भी मार दीजिए महाराज, एक काम करिए, सबको मार दीजिए, अपनी रानियों को, अपने मंत्रियों को, अपनी प्रजा को, फिर कोई नहीं बचेगा आपकी चिंता करने वाला। महाराज, क्यों ना आप स्वर्णा को कारागार में डाल दें, राहत सुझाव देते हुए बोली। हम सब जानते हैं तुम क्या सोच रही हो, समरवीर उसे घूरते हुए बोला। हम तो सिर्फ आपका भला चाहते हैं महाराज, इस परिस्थिति में किसी को तो एक कदम पीछे लेना ही होगा। तुमने हमें बेवकूफ समझा है। स्वर्णा को कारागार में डालना उसे मृत्यु दंड देने के समान है। स्वर्णा के बिना ये राज्य में प्रजा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। राहत ने समरवीर का हाथ पकड़ लिया। हम आपसे विनती करते हैं, गलत मार्ग को छोड़ दीजिए। समरवीर ने उसका हाथ झटक दिया। हमें हाथ मत लगाओ, हमने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया, फिर भी तुम्हें महारानी बनाया, लेकिन तुम हमसे हमारी स्वर्णा को छीनना चाहती हो। इससे पहले हम तुम्हारे ही प्राण ले लेंगे। समरवीर ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार महारानी वसुंधरा की ओर घुमाई। वसुंधरा के पिताजी चीखे, रुद्र भी चीख उठा, माँ। राहत बड़ी ही चालाकी से नीचे लुढ़क गई। उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। उसने अविश्वास भरी नजरों से समरवीर को देखा। आप हमें मारना चाहते हैं? समरवीर की सांसें फूल गई। वो जानता था इस समय उसे शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में सब कुछ नष्ट कर देने की इच्छा हो रही थी। स्वर्णा समरवीर को रोकते हुए बोली, समर, तुम्हें मेरी वजह से किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अगर मेरे जाने से ही सब ठीक होगा तो मैं चली जाऊंगी। समरवीर बौखला गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम हमारी हो और हमारे साथ ही रहोगी। स्वर्णा समझ चुकी थी जो कुछ हुआ अब ये मामला सिमटने वाला नहीं है। ये सब उसकी जान लेकर ही मानेंगे, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन समरवीर था कि कुछ समझ ही नहीं रहा था, इसे अपनी ही पड़ी थी। स्वर्णा इतना घबरा गई कि उसने जोर से समरवीर को धक्का दिया और चीख उठी, मैं मरना नहीं चाहती। सुना तुमने? चैप्टर 26। स्वर्णा समझ चुकी थी जो कुछ हुआ अब ये मामला सिमटने वाला नहीं है। ये सब उसकी जान लेकर ही मानेंगे, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन समरवीर था कि कुछ समझ ही नहीं रहा था, इसे अपनी ही पड़ी थी। स्वर्णा इतना घबरा गई कि उसने जोर से समरवीर को धक्का दिया और चीख उठी, मैं मरना नहीं चाहती। सुना तुमने? समरवीर ने स्वर्णा को गले लगा लिया। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हमारे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। राहत जो अभी अभी खड़ी हुई थी, उनका लवी डवी एक्ट देखकर फिर लड़खड़ा गई। ठीक है महाराज, अगर आप इस लोमड़ी को बचाना चाहते हैं तो सिंहासन छोड़ दीजिए, फिर ये लोमड़ी इस राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वृजांगपाल बोले। उन्हीं के साथ बाकी के मंत्री भी नारे लगाने लगे। सिंहासन छोड़ दीजिए, आपको सिंहासन छोड़ना होगा। समरवीर की सांसें फूल गई। वो दांत किटकिटाकर बोला, तुम सब यही चाहते थे ना? हमसे हमारा सिंहासन छीनना चाहते हो? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इस राज्य को हमारे पिताजी ने आजाद करवाया था, इस राज्य के मालिक हम हैं, तुम सब सिर्फ सेवक हो। तो मार दीजिए इस लोमड़ी को। आपके पास दो ही रास्ते हैं, क्योंकि हम इस लोमड़ी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। समरवीर की आंखें लाल हो गई। ये सब कैसे हो गया? ये लोग उसके प्रेम के दुश्मन क्यों बन गए? सब उसे उसी वीरान जिंदगी में धकेलना चाहते हैं जो स्वर्णा के बिना थी, पर वो नहीं जी सकता उसके बिना।
इन लोगों ने साफ कर दिया था स्वर्णा या सिंहासन किसी एक को चुनना होगा। समरवीर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। हर कोई स्वर्णा के खिलाफ था। अगर वो स्वर्णा को चुनेगा तो उसे अपनी ताकत खोनी पड़ेगी। अगर ताकत चुनेगा तो स्वर्णा को छोड़ना होगा। समरवीर को लग रहा था जैसे उसके चारों ओर गहरी खाई है। उसके चेहरे की सारी नसें तन गई थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और थकी हुई आवाज में बोला, इस बारे में हम कल बात करते हैं। अभी हमारा स्वास्थ्य सही महसूस नहीं हो रहा। नहीं महाराज, आपको इसी पल निर्णय लेना होगा। एक मंत्री की जान चली गई और महारानी की जान जाते जाते बची। अब इंतजार करने को बचा ही क्या है? महारानी वसुंधरा के पिताजी बोले। समरवीर को लगा उसका खून उबल रहा है, दिल जैसे कोयले पर जल रहा है। वो लड़खड़ा गया। स्वर्णा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों की नजरें मिली। स्वर्णा की मासूमियत से भरी नजरें देखकर समरवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना दिल पक्का किया और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द फूटे, स्वर्णा को कारागार में डाल दिया जाए। स्वर्णा ने एकदम से समरवीर का हाथ छोड़ दिया और अविश्वास से उसे देखने लगी। तुम सिंहासन के लिए मुझे मरवा रहे हो? तुम तो कहते थे मुझसे बहुत प्यार करते हो। यही है तुम्हारा प्यार? स्वर्णा की आंखों में आंसू भर आए। समरवीर के दिल के जैसे हजारों टुकड़े हो गए। वो स्वर्णा को बचाने के लिए ही ये सब कर रहा था। जब तक वो राजा है स्वर्णा को कारागार से निकाल ही लेगा। उसे सिर्फ कुछ समय चाहिए। लेकिन स्वर्णा इस बात को नहीं समझ रही थी। उसे तो यही लग रहा था समरवीर ने सत्ता की भूख में उसका साथ छोड़ दिया। समरवीर ने स्वर्णा को हाथ लगाना चाहा तो स्वर्णा ने उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे, तुम धोखेबाज हो। मुझसे प्यार की मीठी मीठी बातें करके मेरा इस्तेमाल किया और अब अपने सिंहासन के लिए मेरी जान लेना चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। स्वर्णा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया जैसे वो कितने दर्द में हो। उसकी आंखों से मोतियों की माला की तरह झरझर आंसू निकल रहे थे। और ये दृश्य देखकर हमारी राहत ने अपना माथा पकड़ लिया। ये लड़की खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी रही है। इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि जब तक समरवीर राजा रहेगा तब तक इसे कुछ नहीं होने देगा। मंत्रियों से ज्यादा तो ये समरवीर को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। समरवीर के लिए सबसे बड़ी विलियन तो उसकी हीरोइन ही है। राहत को समरवीर की हालत पर सच में तरस आ रहा था। माँ, आपको क्या लगता है महाराज सिंहासन छोड़ देंगे? रुद्र राहत का हाथ खींचते हुए बोला। आप बताइए, आपको क्या लगता है? महाराज सिंहासन को चुनेंगे। एक लड़की के लिए कौन अपना राज्य छोड़ सकता है, वो भी ऐसी लड़की के लिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है समरवीर क्या चुनेगा, सिंहासन या प्यार?